नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब PMLQ के लीडर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने एक बड़ा ही डैमेजिंग इंटरव्यू इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से एक निजी टेलीविज़न चैनल को दिया। उस इंटरव्यू की अहमियत क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह की बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये इंटरव्यू जो इंतहाई डैमेजिंग समझा जा सकता है बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट, एक ऐसे वक्त में आया जब इस्लामाबाद में एक फ़ज़ा ये है कि हालात बदल रहे हैं और शायद नो कॉन्फिडेंस जो रेजोल्यूशन है उसकी कामयाबी के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं। कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा ही लगता है। चंद घंटों पहले सवात में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन की, उनकी इंस्ट्रक्शंस की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब किया। ज़रा सुने क्या कहते हैं। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूँ कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? कभी सुना कि बरतानिया में इस तरह की हरकत हो? 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। मैं चाहता हूं मेरी कौम निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं। अगर वज़ीर आज़म सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके जलसों को रोकना चाहता है क्योंकि वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं और ये खिलाफ़े ज़ाब्ता है कि वज़ीर आज़म वहाँ पर इतनी बड़ी रैली से खिताब करें। इसी हवाले की तरफ इशारा किया PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद उन्होंने सवात में जलसा किया है, मैं मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इमरान नियाजी साहब की कौमी असम्बली की रुकनियत फौरन मुअत्तल करे। आज आप अपने लोगों को कह रहे थे हक और सच के साथ खड़ा होना है, तो मेरे साथ खड़े हो। आपके साथ खड़े होने का मतलब है कि महंगाई के साथ खड़ा होना। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, आपके खिलाफ कोई मैराथन रेस का नोटिस नहीं है कि आपने दौड़ दौड़ के अपनी आनियां जानियां दिखानी है, अपने जलसे दिखाने हैं। नाज़रीन, अब यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एक इंसाइडर हैं इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट जनाब शहला रजा साहिबा, सिंध में इससे पहले डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं सिंध असम्बली की। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज वेल। मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि इस वक्त PMLN और PPP के की लीडरान की एक बड़ी अहम मीटिंग जो है इस्लामाबाद में शुरू हो रही है, जिसमें जरदारी साहब भी मौजूद होंगे। अगर कुछ हमें उसके बारे में इत्तला मिली तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट वंस अगेन। मैं अली मोहम्मद खान साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ और आप हमारे अकेले का टिल्ट नहीं है अपोजिशन की तरफ, सबका टिल्ट अपोजिशन की तरफ है। 100% इमरान खान की हुकूमत जो है मुश्किल में है, ट्रबल में है, मामला बड़े ख़राब हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये परवेज़ इलाही साहब ने बहुत ही गैर मामूली किस्म का इंटरव्यू दिया है आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़, आपके इत्तेहादी हैं अचानक ही, ये क्या है वजह इसकी? इंटरव्यू दिया था, आज की बात और है। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित साहब। मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ और वो ये है कि चौधरीज़ जो हैं वो दोस्ती में पक्के हैं, आप साथ खड़े रहते हैं। हाँ, अपनी शिकवे शिकायत उनकी तरफ से जो उनका जायज़ हक है वो करते रहेंगे। कल का आपने इंटरव्यू सुनाया 15 मार्च का, आज 16 तारीख़ है। थोड़ा आज की नई खबर भी सुन लें कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। परवेज़ इलाही साहब, जमातें मुख्तलिफ फ़रा होती हैं, फ़ैसले बाहमी मशावरत से होते हैं। परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और इनकी नीयत भी अच्छी है। परवेज़ इलाही साहब, हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल में हुकूमत का साथ दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अवामी मसाइल की निशानदेही आज से नहीं पहले दिन से कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और आखिरी है, इत्तेहादियों के साथ मशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फ़ायदा होता है। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिसमें कोई खुशी की नवीद है मोहतरमा शहला रजा बीबी के लिए, इनकी जमात के लिए? बाकी उनकी अली मोहम्मद खान साहब, इनमें से कोई भी चीज़ उस तरह की बात भी उस तरह की अली मोहम्मद खान साहब जरदारी साहब से भी मिलेंगे, शहबाज साहब से भी मिलेंगे, खाने खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। वोट इमरान खान का है, वोट इमरान खान का है, तसल्ली रखें। अली मोहम्मद खान साहब, बसद एहतराम जो स्टेटमेंट्स आपने पढ़ के सुनाई है, इनमें से कोई भी इतनी
ब्लैक एंड वाइट नहीं है, स्याह सफ़ेद नहीं है, इतनी कैटेगोरिकल नहीं है जितनी कल रात की उनकी स्टेटमेंट है कि इमरान खान के साथ कोई भी नहीं खड़ा, कोई इत्तेहादी नहीं खड़ा, हम भी नहीं खड़े, हमें भी कुछ हो गया है, इन्होंने किसी का ख्याल नहीं रखा है और नंबर बहुत ज़्यादा है जरदारी साहब के पास, जब आएगा सामने तो बहुत सरप्राइजेज आने वाली। वो तो बड़ी कैटेगोरिकल चीज़ें हैं, उनमें से तो किसी चीज़ का डिनायल नहीं है आपके पास। चलें देखें, मैंने तो बता दिया आपको, आप मुझे 24 घंटे पुरानी खबर दे रहे हैं, मैं आपको जो है आज की खबर दे रहा हूं। और दूसरी खबर ये भी है कि आपने खुद एतराफ भी किया। आप फिर ये आप ये कह रहे हैं कि रिवर्सल हो गया, पहले दिन से पुरसकून है, रिवर्सल हो गया 24 घंटे से कम टाइम में, 12 घंटे में रिवर्सल हो गया। अपोजिशन की बड़ी दौड़ें लगी हैं, खासकर अभी शाम को अपोजिशन की बड़ी दौड़ें लगी हैं, बगले झांक रहे हैं। वैसे बड़ी हवाइयां उड़ रही थी, हमारे बड़े भाई एहसन इकबाल साहब के बयानात भी कोई बड़े परेशान लग रहे हैं। कोई कॉल मिला है, चेक करें, इधर ही हैं, किधर हैं? अच्छा जरा रुकिए मेरे साथ। शहला रजा साहिबा, हमें खबर मिली है कि अब पीपीपी और पीएमएलएन का बहुत बड़ा एक जॉइंट हडल शुरू है इस वक्त इस्लामाबाद में, जिसमें पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी जहां आना था वहां उन्होंने माजरत कर ली, बुकिंग एक तरह से मतलब सब कुछ कैंसिल कर दिया। ऐसी क्या बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है जिसकी वजह से पीपीपी और पीएमएलएन के लीडर को इकट्ठे दौड़ना पड़ गया? सबसे पहले तो आप सबको और जो भी सब चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा सलाम हो। दौड़ें बिल्कुल ऑपोजिशन ने लगाई और तमाम हुज्जत की, और अतमाम हुज्जत में ज़ाहिर है कि उन्हें इत्तेहादियों से भी मिलना था, उनसे भी मिले। बेहतर ये होता जिस तरतीब से लिख के लाए, उससे क्या कहना चाहिए, जैसे एक बच्चा स्कूल का सबक लिख कर लाता है ये सारे बयानात, कल के बयानात की गहराई देखते तो फिर आज के ये सरसरी से जो बयानात हैं उनकी कोई अहमियत ना रह जाती। और मैं तो शुरू से एक बात कहती हूँ कि जिस तरह PMLQ ने ठेका ले रखा है PTI को दुनिया दिखाने का, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि मारो भी और भिगो भिगो के और कहो हम तुम्हारे साथी हैं। पहले कामिल अली आगा ने कहा कि कुछ डिलीवर नहीं किया, कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया, लेकिन रियासत की वजह से हम साथ खड़े हैं। फिर चौधरी शुजात साहब ने भी और मुख्तलिफ़ लोगों ने, ख़ास तौर पर सईद चीमा साहब ने जिस तरह से बयानात दिए वो सबके सामने हैं। यकीनन इसी तरह लिख के रटे होंगे और पढ़े होंगे उन्होंने, अली मोहम्मद साहब ने। लेकिन रात का इंटरव्यू कमाल था। अब अगर इमरान साहब इनके साथ खड़े रहें तो ये उससे बड़ा कमाल है, और यही कमाल इमरान साहब को अपनी हुकूमत बचाने के लिए हमेशा करने पड़ेंगे। रात के इंटरव्यू से एक तासुर ये भी उभरता है कि परवेज इलाही साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। रात के इंटरव्यू से एक तासुर ये भी लिया है मीडिया ने कि परवेज इलाही साहब बड़े डेस्परेट थे, उनको ऐसा लगा उनकी बात नहीं मानी गई, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया पंजाब का, उनको ऑफर नहीं की गई है। तो एक नाराज़गी का भी ये इंटरव्यू था। ये एक नॉर्मल सियासतदान का जो एलाय रह चुका हो तकरीबन 4 बरस किसी जमात का, ये उसके इंटरव्यू भी नहीं था। इसका टोन एंड टैनर में बड़ी एक डेस्परेशन थी। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो भी ये समझता है कि उसको अपने हल्के में जाना है, उसके लिए ये बड़ी परेशानी की बात है कि आवाम को क्या मिला। अभी रमज़ान आने वाला है और आपने देखा होगा कि यूटिलिटी स्टोर पर दोबारा कीमतें 15-15 रुपए बढ़ गई हैं, और बिजली का जिसको इन्होंने कहा था कि 5 रुपए हमने कम किए हैं और 4 महीने तक नहीं बढ़ेंगे, और सस्टेनेबिलिटी पे बात सारे दानिश्वर कर रहे थे, वह नेपरा ने 6 रुपए बढ़ा दिए। अब इमरान साहब जो है ना, उनको इसी तरह से वो जो एक मुहावरा है 100 लित्तर और 100 प्याज, इस तरह की हिमायत तो मिल सकती है। लेकिन परवेज़ इलाही के इंटरव्यू में आप अपनी तरफ उनको जितना भी समझे, ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि उनके पास जो उन्होंने कही बात कि पाकिस्तान, ये ऑपोजिशन के पास खुद हुकूमती कितने अरकान हैं, उनके लिए आपने धमकी तैयार कर रखी है 10 लाख की। मैं तो हैरान हूँ 10 लाख क्यों बुलाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जिनको 1 करोड़ को नौकरियां दी हैं और 50 लाख को घर दिए, उनको भी बुलाते ताकि 1 करोड़ 60 लाख लोग वहाँ पे होते। देखिए बात यह है कि इमरान साहब इंजॉय कर रहे हैं 2 पाकिस्तान को जिसके वो खिलाफ थे।
कि एक पाकिस्तान में दो निज़ाम नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने देखा कि गरीब के लिए जो वो कहते थे कि वो बकरी चोरी में भी पकड़ा जाता है और अमीर जो है वो नहीं पकड़ा जाता। कल जो है 2014 के मुकदमे का फैसला आया जिसमें प्रोसिक्यूशन जो थी वो गवर्नमेंट की थी और गवर्नमेंट ने जो है उसकी मुखालफत नहीं की और ये सब के सब बरी हो गए। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि इमरान साहब को अगर कोई पहचानता है ना तो वो इधर से पहचाने कि वो कह रहे हैं कि ऐसे तो ये इस्तीफा नहीं देगा, पहले इसको यूं करो, वहां घुस जाओ। और फिर उसमें जो एक और इंकशाफ है वो अल्ताफ हुसैन, जिसके लिए वो आज लंदन बरतानिया से कहते हैं कि हमें ड्रोन दो, हम उसे मारेंगे। उस दिन दोनों सदर और वजीर आजम जो आज के हैं उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं। तो जिस आदमी का कोई वो फिर दूसरी बात जो है जो मैं बिल्कुल आखिरी बात करना चाह रही हूँ इस फेज की कि देखिए पार्टी फंडिंग केस भी जो है आप देख रहे हैं कब से चल रहा है और कल ये बात हुई है कि एक केस में जितनी देर हो सकती है वो सारे क्लासिकल तरीके अपनाए गए। वो बहुत सी चीजें आपने इकट्ठी कर दी ना। अली मोहम्मद खान साहब से जवाब लेने एक चीज की मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं जो मैंने खासा इसको देखा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का केस जो है वो 4 साल मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी चला और उसके बाद 2018 तक तो ज़ाहिर उन्हीं की हुकूमत थी, उसमें भी कोई एविडेंस नहीं आ सकी थी और अब वो महज एक फॉर्मेलिटी थी ख़त्म होने की। जनाब अली मोहम्मद खान साहब देखें, शैला रज़ा भी वही चीज़ कह रही हैं जो मैंने महसूस किया और वो ये समझती हैं कि असल चीज़ तो परवेज़ इलाही ने जो कुछ कहना था कल कह दिया और जो स्टेटमेंट साहब लिख के लाए हुए हैं जो आपने अभी पढ़ाई हैं, अब पढ़ के सुनाई हैं, इनकी वो काट नहीं है, इनकी वो अहमियत नहीं है। जो कुछ उन्होंने सख्त बात करनी थी वो कर चुके रात को। देखिए डॉक्टर साहब, सियासत में ऊंच नीच आती रहती है, बयानात भी आते हैं। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि आखिर में रह क्या जाता है। आखिर में इमरान खान साहब ही अल्लाह के हुक्म से मुश्किलात का सामना उन्होंने किया है, मज़ीद भी वो कर रहे हैं। अवाम भी एक मुश्किल दौर से गुज़रे हैं, अब भी गुज़र रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बेहतरी आएगी। ये मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान तारीख में अभी भी समझते हैं कि PMI आपके साथ खड़े अरसे बाद एक आज़ाद सियासत खारजा पॉलिसी अपना रहा है। कल जो अल्लाह ताला ने एक पाकिस्तान की बरकत से इमरान खान साहब की कोशिशों से, और हमें भूलना नहीं चाहिए फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी साहब की भी एफर्ट्स हैं इसमें, कि जिस तरीके से जी कल इस्लामोफोबिया का यूनाइटेड नेशन के दिन का जिक्र करना चाह रहे हैं, करारदाद और जिस तरीके से वहाँ एक दिन मनाने की जो है मंजूरी आई है और जिस तरीके से कल वो दिन मनाया गया है, ये तमाम इस्लाम दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा एक सबक है। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला के करम से इस तरह की बहुत सी अचीवमेंट्स आएंगी। बाकी अपोजिशन है, अपनी कोशिश करें, उनका आईनी हक है अदम एतमाद, वो उस पर कोशिश कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह नहीं वो ठीक है। आपको बहुत मुबारक हो, आपकी हुकूमत को, पाकिस्तान के वजारत खारजा को, पाकिस्तान के एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन मुनीर अकरम साहब को बहुत मुबारक हो उन काविशों और कोशिशों पे जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे के तौर पे उन्होंने मार्क किया, उसमें कोई शक नहीं है। शहरा साहिबा, आपने कहा कि और भी बहुत लोग हैं, परवेज़ इलाही साहब ने भी इसका जिक्र किया और वज़ीर आज़म ने ये इल्ज़ाम लगाया, मिनिस्टर भी इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हाउस में आपने लोगों को डिटेन करके रखा है और उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी सिंध से अपने गार्ड्स वगैरह भी लेकर आई है। इसका जो एक गैर अखलाकी पहलू है हॉर्स ट्रेडिंग का और ये जो वायोलेशन है फ्लोर क्रॉसिंग की, इसे आप लोग एनकरेज कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला? अच्छा, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि रेजोल्यूशन नंबर 36/55 ऑफ 25 नवंबर 1981 अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बड़े अरसे से अल्तवा में हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे कुछ हो, उसके लिए मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आवाज़ उठती है और ये बहुत सारी कंट्रीज़ की आवाज़ थी और सिर्फ अकेले क्रेडिट लेना इमरान खान की आदत है। जैसे आजकल वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए ड्रोन मांग रहे हैं और उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये इनकी आदत है तो पाकिस्तान का था अपने ऊपर लेना। ये मैंने आपको बताया, ये इतने सारे कंट्रीज के नाम भी मैं बता सकती हूँ जी, लेकिन ये एक नया रेजोल्यूशन लगाया था, लेकिन ये मैंने बताया नवंबर 1981 से अक़वाम मुत्तहिदा में है, वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं जिसमें कश्मीर का तो आपको पता ही है कब से है। तो
बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत बाद में पाकिस्तान का नाम है इस रेजोल्यूशन में। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सिंध हाउस में जो पुलिस होती है वो सिंध आप कह रही है पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं। वैसे मैंने बैनुल-अक़वामी अखबारों में पढ़ा है कि पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पे हुआ ये। आप कह रही है कि पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेशनल पेपर्स में पढ़ा है, नॉन पाकिस्तानी पेपर्स में, कि पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। देखिए उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज के हैं। मैं आपको कर लें पाकिस्तान की इज्जत है। मैं आपको मुझे कोई मसला नहीं है और मैं आपको उसमें सारे लोगों के नाम पढ़ के सुना सकती हूँ अगर आप कि मुझे टाइम दें। कितने कंट्रीज हैं मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अफगानिस्तान। चले मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। मैं एक ब्रेक ले लूँ, मुझे ब्रेक लेने दीजिए शैला रज़ा साहिबा। आफ्टर ब्रेक बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ। अली मोहम्मद खान साहब, आप सही कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने रात को एक तेज़ोतुंद इंटरव्यू देने के बाद आज सुबह एक प्रेस स्टेटमेंट बाकायदा इशू कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन नहीं किया है और वो अभी भी हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन फिर क्या वजह हो सकती है कि रात को उन्होंने इतना सख्त इंटरव्यू दिया? क्या आपकी हुकूमत ने उनको ऑफर की है ओवर द नाइट? किस किस्म का दबाव आप उनके ऊपर लेकर आए हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन पे पीछे हट गए हैं, रिट्रैक्ट कर लिया? देखिए, हुकूमत जो है वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता, और ना हुकूमत में आना आसान है, ना उससे जाना आसान है, ना हुकूमत बनाना आसान है, ना हुकूमत गिराना आसान है, और ना वक्त के एक बड़े लीडर को पुश करके, पुश बैक करके, एक वैक्यूम क्रिएट करके उसको हुकूमत से बाहर करके सियासी पूरे सिस्टम को उसको एट स्टेक करना, उसको ख़तरे में डालना, ये कोई आसान काम है? तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बाकी अपोजिशन अपनी भागदौड़ कर रही है, अच्छी इन्होंने एक्टिविटी जनरेट की है, आप लोगों का भी कारोबार थोड़ा तेज़ हुआ है, रेटिंग मेटिंग बढ़ी है। बाकी अदम एतमाद का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो जनाब मेरी तरफ से आज आप लिख लें, अदम एतमाद टाइम फिश है। बाकी मेहनत कर लें और मेहनत इनको करनी चाहिए। सिंध की ज़रा फिक्र कर लें, ऐसा ना हो 2023 में वो भी हाथ से जाए। देखिए शैला रज़ा साहिबा, मैंने सवाल बड़ा पॉइंटेड पूछा था और अली मोहम्मद खान साहब के जवाब से ऐसा लगता है कि ऐसी ताकत उनके पास है कि परवेज़ इलाही साहब को एक ही रात में उनसे पोजीशन भी रिवर्स करवा दी है और पूरे एहतमाद है कि कहीं नहीं कोई जा रहा। देखिए, हुकूमत जो है ना, उसको ये चाहिए था कि वो उसूलन ये कह देती कि ये जो नैपी वैपी का जिक्र हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कि इन चीज़ों पे माफ़ी मांगे, ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि इमरान साहब बड़े खुददार हैं। जहाँ तक सिंध हाउस की बात है, सिंध हाउस में अपॉइंट जो है पुलिस का वो सिंध हुकूमत के ज़रिए होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलता है। अब इन्हें अगर वहाँ पे मसला है तो ये तो वो लोग हैं जो कि लॉजेस में पुलिस दाखिल कर सकते हैं और MNAs को तशद्दुद करके ले जा सकते हैं, और कोई असला इनके पास बरामद नहीं हुआ अंसारुल इस्लाम से, जो उनके डिसिप्लिन कमेटी है, और लेकिन इन्होंने कार्रवाई डाली। तो आज ज़रा हम भी देखें तो बात यह है कि जो करप्शन और पैसे की बातें, ये आप अजीब बात है। आप ये कह रही हैं कि फेडरल नहीं, आप शैला रज़ा साहब ये कह रही हैं कि वफाकी हुकूमत की पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत की टेरिटरी में दाखिल हो जाए। सिंध हाउस तो ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहां चले जाए फेडरल एजेंसी, ये कह रही हैं आप? जब ये इल्जाम लगाते हैं ना तो उसमें इनको वजन डालना चाहिए, या तो ये सबूत दें। ये क्या कि आप लीडर्स को अदालतों में घसीट रहे हैं, वहां से कुछ साबित नहीं हो रहा, आप जो है ना वो ऊपर चढ़ के पता नहीं किस हालत में जो है जबान से बोले जा रहे हैं। तो अब मैं ये इनको चैलेंज करती हूँ कि ये साबित करें कि पैसे दिए गए हैं, और ये अगर परेशान नहीं है तो वायलेशन कर रहे हैं ना इमरान साहब जा जाके जलसों में कि इनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ इल्जाम जबान। ये तो कभी भी साबित नहीं हो सकेगा ना कि किसी ने पैसे पकड़े हैं, पैसे तो कैश में दिए जाते हैं। शैला रज़ा साहिबा, ये तो कभी भी साबित नहीं होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वो तो सिम्टम से पता चलेगा ना, क्योंकि पैसे तो कैश में दिए जाते हैं। नहीं कर सकते। देखिए, जब साबित नहीं कर सकते तो बोलना नहीं चाहिए। इंसान जब इतनी बड़ी जगह पे बैठा हुआ हो तो उसे अपने वजन के हिसाब से बात करनी चाहिए। आपकी पार्टी ने PMLN के साथ मिलके 1997 में 14th अमेंडमेंट के जरिए फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लाई, जो अब 63A है
फिर उसको 17th 18th अमेंडमेंट में उसको स्ट्रेंथन किया गया, वो तो आपकी पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने मिलकर लाई, और फ्लोर क्रॉसिंग तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी सजा रखी गई है वहां पे। पैसों को तो पैसे हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, फ्लोर क्रॉसिंग तो है ही, इसे कहते हैं इलीगल। सजा जो है ना उसके लिए उसकी सजा रखी गई है। एक मिनट, उसके लिए मेंबर को ये राइट दिया गया है कि वो अपना राइट यूज करे और सजा जो है उसके लिए तैयार हो जाए। अगर इमरान साहब के केसेस जो हैं वो इतने लंबे लंबे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो एक 4 हफ्तों के अंदर 120 दिन के अंदर सीट्स की फैसला आता है वो नहीं होता, तो ये भी मैं बता दूं कि इसमें भी जो है वो ये है कि अगर जब इनको ये समझ आ जाए कि इनके इस मेंबर ने, जो कि वहां पर समझ आ जाएगा क्योंकि पहले सेग्रीगेट किया जाएगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, और ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में हैं वो नेज वाली साइड आ जाएं, हुकूमती साइड आइज वाली साइड आ जाए, और जो इसको अपोज करना चाहते हैं वो नेज पे चले जाए। पता चल जाएगा इनके कौन कौन से लोग जा रहे हैं। ये उस वक्त भी कहेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, वो इन्हें वोट देने से नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम ये शैला रज़ा साहिबा, प्रॉब्लम ये है कि हुक्मरान जमात के लोगों ने अंदर जाना ही नहीं है। शैला रज़ा साहिबा, प्रॉब्लम ये है कि हुक्मरान जमात ने बैटिंग दे रही है कि उनके लोगों ने अंदर जाना ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम उनके वोट काउंट नहीं होने देंगे। अगर वो वोट काउंट नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट से मसला डिसाइड होगा। हर जगह वायलेशन कानून की इस तरह नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन के कानून को तोड़ते हुए आप चले जाएं। ये अपने मेंबर्स को रोक नहीं सकते, ये नहीं रोक सकते, ये खिलाफ है इनके कि आप किसी मेंबर को उसकी मर्जी के बगैर। चलिए ये तो अब देखते हैं क्या होता है, ये तो देखते हैं क्या होता है। अली मोहम्मद खान साहब, ठीक ठीक, मैंने बड़ा मौक़िफ़ आपका लिया। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी हुकूमत ने अजीबो गरीब किस्म की चाल खेली। आपको 8 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन की रेजोल्यूशन फाइल हुई, आपको 14 दिन के अंदर उसको करना था, आप 3 दिन के बाद भी कर सकते थे, 7 दिन के बाद भी कर सकते थे। आपने इतनी लंबी तारीख डाली ताकि ऑपोजिशन बेचारी थक जाए, उनको आपस में इत्तेहाद रखना जो है वो मुश्किल हो जाए। ये आपने गेम खेली है, अनएथिकल। कोई काम भी आईन और कानून के बाहर नहीं हुआ, ना होगा। मैं ये भी सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई मेंबर अगर वोट डालना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि आईन उसको हक देती है। लेकिन एक पार्लिमानी पार्टी अपना फैसला कर सकती है। आईन में आपके पास 3 रास्ते हैं, आप वोट हक में डाल सकते हैं, वोट खिलाफ डाल सकते हैं, और एब्सटेन कर सकते हैं। एब्सटेन का मतलब है कि आप वोट में हिस्सा ही ना लें। ये एक जमहूरी राइट होता है और ये एक प्रैक्टिस है, यहाँ से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक ये प्रैक्टिस होती है। तो अगर पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करती है कि हमने वोट नहीं डालना, तो वो फिर एक फ़ैसला ऐसा है जो गैर आईनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप ज़बरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते। तो ऐसी कोई बात किसी ने नहीं की कि हमने जनाब ज़बरदस्ती रोक लेंगे तो पकड़ लेंगे तो फलाना कर लेंगे। थोड़ा सा अपोजिशन वाले दिल गुर्दा ज़रा बड़ा करें, ज़रा हौसला रखें। अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी से इनकी भाग दौड़ है, हवाइयाँ उड़ रही हैं, चीखो पुकार की सदाएँ जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। अभी इमरजेंसी में मीटिंग्स कॉल हो रही हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मौलाना साहब भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा गुस्सा भी उनको आ रहा है, तो ज़रा रिलैक्स रहें। अभी तो हफ्ते 2 हफ्ते बाकी हैं, अभी तो हुनूस दिल्ली दूरस्त। इससे बुरी की है मैं बात करना चाहती हूँ अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन इस सवाल का ठीक है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, इस सवाल का जवाब नहीं हुआ कि आपको अगर इतना एतमाद था कि लोग आपके साथ हैं तो इतनी लंबी तारीख आपने क्यों डाली? देखिए, ये तो स्पीकर साहब का जुरिस्डिक्शन है ना जी। हुकूमत तो नहीं डिसाइड कर सकती कि कब हमने इजलास करना है, वो तो स्पीकर साहब के पास उसका राइट है। और आइन के जो आर्टिकल्स हैं वो उसमें फुली प्रोटेक्टेड हैं कि वो 14 दिन के अंदर भी बुला सकते हैं। इवन अगर 14 दिन के बाद भी बुलाएं तो आइन उनको प्रोटेक्शन देती है कि किसी भी डेज की खिलाफ वर्जी पे वो इलीगल नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल तो वो 14 दिन के अंदर ही बुला रहे हैं, तो वो तो आप स्पीकर साहब से पूछें, वो तो उनका राइट है, हुकूमत तो फैसला नहीं करती। ठीक है, अच्छा चले, स्पीकर भी खैर आपका है। बहरहाल शैला रज़ा साहिबा, इन्होंने आपके साथ जो चाल खेली है, ये 14 इसको लटका के स्पीकर सबका है 29 मार्च तक जो इन्होंने इसको लटकाया है, उस पे बेसिक खेल ये है शैला रज़ा साहिबा के एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, फिर एक तरफ आपकी 4-5 बड़ी जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, उसमें मौलाना फजल रहमान का धड़ा MMA है, फिर 4 इसमें एलाइज हैं, PMLQ है, MMA है, MQM है, फिर GDA है, फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, फिर इनके रेबल ग्रुप्स हैं। तो इतने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं
कि 10, 12, 15 दिन तक इन सारे मूविंग पार्ट्स को एक जगह पे रखना, एक इत्तेहाद रखना बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से अब लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया इसका कामयाब होना। अच्छा देखिए, इन्होंने एक तो पहले ये बात की कि हमने किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की। आपने इससे बुरी बात की है। आपने धमकी दी है कि 10 लाख लोग जमा होंगे, जो हमारे खिलाफ वोट देगा उसको उनमें से निकल के जाना और आना ऐसी होगा। कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे आप झुटला नहीं सकते। है कोई माई का लाल, ये आपके चौधरी फवाद निकल का है, जिसके बाद जो है वजीर दाखिला साहब ने जरा कुछ सियासी बात है जी, सियासी तकरीर है, आपने उसको सीरियस ले लिया। देखिए नहीं, अगर कोई एमएनए जो है जो बात करे वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर एक कैबिनेट का मेंबर बात करे तो ये पार्टी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। मैं कैबिनेट की मेंबर हूँ, मैं इस तरह से नहीं कह सकती, तो ये बहुत गलत घटिया बात हुई है। और दूसरी बात जो है आपने की कि हाँ, बहुत मुश्किल बात होती है तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ लाना, लेकिन असल बात यह है कि वो हुकूमत जिसने आज तक कुछ डिलीवर ही नहीं किया, उसके खिलाफ हम लेकर आए हैं। और उनके इत्तेहादियों के पीछे अगर हम जा रहे हैं, उनके मेंबर्स के पास हम जा रहे हैं, तो खुलम खुला जा रहे हैं। ये बताएं कि एक डिलीवरी तो की है बहुत बड़ी, वो सबको माननी पड़ेगी। हम जो है मैं बताऊं क्या, बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ बोलिए आप। क्या आपने ये समझा है कि अमीन गंडापुर हमारे साथ हैं जो इलेक्शन में नोट उनके हाथ आते हैं? ऐसा कोई हमारे साथ नहीं है। हमने हर एक से खुलम खुला जाके मुलाकात की और करते रहेंगे। एक बहुत बड़ी डिलीवरी है इस हुकूमत की। महंगाई है, वो बता दें मुझे, क्योंकि नैब में आप क्या डिलीवरी है हुकूमत की? वो ये है, आपने कहा इस हुकूमत की कोई डिलीवरी नहीं है। लगे थे, इस हुकूमत ने चार्जेस बेकार हो गए। इस हुकूमत ने 40 साल दुश्मन दोस्तियों में वो दोस्त में बदल दी, उनकी दुश्मनियां दोस्ती में बदल दी। कहाँ शहबाज साहब वो कहते थे खींचूंगा, लपेटूंगा, निकालूंगा पैसे, आज वो जप्पियां मार रहे हैं जरदारी साहब और शहबाज साहब। ये कम करनामा है। सारी स्टेटस को हमने इस तरह कर दिया, इकट्ठा कर दिया ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो और सनद रहे और रसीद बवक्त जरूरत काम आए। रसीद तो काम आ रही है ना। नवाज शरीफ को आपने भेजा, आपने सिर्फ एक शख्स को रिलीफ दिया, नवाज शरीफ को भेजा। आप इससे इनकार करते हैं। बाकी तो आप ये इकरार कर चुके हैं कि करप्शन का हमारा नारा था, लेकिन हम साबित नहीं कर सके। तो रिलीफ क्या दिया मुझे बताएं ना। अगर दोस्ती हो गई तो हमने तो पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने तो उससे पहले भी जो है मुख्तलिफ अलायंसेस बनाए और डेमोक्रेट हमने MRD भी बनाया, बुरे से बुरे हालात में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बनाया। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरा ख़त्म हो गया। जनाब शहला रज़ा साहिबा का भी, अली मोहम्मद खान साहब का बहुत शुक्रिया। इस बहस में आपने देखा दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ आया, सूरत हाल घंटा घंटा तब्दील होती है यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन हर दिन एक नई खबर हमें सुनने को मिलती है। कल रात को परवेज़ इलाही साहब जो हैं हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तो आज सुबह परवेज़ इलाही साहब एक तहरीरी बयान इशू कर देते हैं कि वो हुकूमत के साथ हैं, उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन नहीं किया। आखिर में क्या होगा, जैसे जैसे चीज़ें डेवलपमेंट होंगे आपको बताते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है पेट्रोकेमिकल्स के हवाले से, जिसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मिनिस्ट्री, उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उनका तावन शामिल है। उस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि मैंने वक्फे से पहले कहा कि कल के दिन इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है पेट्रोकेमिकल्स के हवाले से, जिसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI ने उससे मुनक़्क़द किया है। उसमें मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है, इसमें किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स और किस किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान में मतवक्को है, इस पर बात करने के लिए मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब गयास खान साहब ने। खान साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉन्फ्रेंस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोईद। ये जो पाकिस्तान की पेट्रोकेमिकल सेक्टर के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है कल मोईद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। पाकिस्तान का पेट्रोकेमिकल सेक्टर तकरीबन कोई 4.3 बिलियन डॉलर्स का है। अच्छा। जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में कंज्यूम होती हैं। इनमें से तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं और 3 बिलियन डॉलर तकरीबन हर साल इंपोर्ट होती है। और ये जो कंजम्पशन है इन प्रोडक्ट्स की वो हर साल बढ़ रही है। हमारी जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह अर्बनाइजेशन हो रही है, हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स जिस तरह चल रहे हैं और ये कंजम्पशन बढ़ती जा रही है।
तो ये इंपोर्ट जो आज $3 बिलियन की है वो 2030 में तकरीबन $4.5 बिलियन की हो जाएगी। तो मकसद इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि इस वक्त अगर business community represented through companies and as well as trade bodies like OICCI, like Pakistan Business Council, Pakistan Chemical Manufacturer Association, in of course working through the Board of Investment, हम इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं और हमारे साथ पॉलिसी मेकर्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक प्रॉपर डेटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू जो भी डेटा है उसको देखा जाए, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखा जाए, और फिर इसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव वो ये है कि अगर हुकूमत एक पेट्रोकेमिकल पॉलिसी मुरतब कर सके, तो उस पॉलिसी के को मद्देनज़र रखते हुए और उस पॉलिसी की को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान के इस सेक्टर में बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पेट्रोकेमिकल पॉलिसी का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान के पास पेट्रोकेमिकल पॉलिसी है नहीं इस वक्त? नहीं जी, इस वक्त पेट्रोकेमिकल पॉलिसी मौजूद नहीं है। जिस तरह देखें, अगर आप एग्जाम्पल 20-25-30 साल में पेट्रोकेमिकल पॉलिसी बनी ही नहीं कोई? नहीं जी, पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनी, लेकिन जैसे आप देखें कि फर्टिलाइजर पॉलिसी पाकिस्तान में मुरतब हुई और उसके बाद आप देखें कि काफ़ी तकरीबन कोई $2-1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में हुई। पावर पॉलिसी है, ऑटो पॉलिसी बनी, पेट्रोलियम पॉलिसी बनी, लेकिन पेट्रोकेमिकल सेक्टर की पॉलिसी नहीं बनी। और इसका मकसद, इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान का पेट्रोकेमिकल सेक्टर है उसकी लोकल डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वर्ल्ड स्केल प्लांट्स आके लग सकें। तो एक तरह से ये वक्त बहुत ज़रूरी है। आप ये कहते हैं कि पेट्रोकेमिकल पॉलिसी से आपका मतलब ये है कि एक ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल और रीजनल इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट कर सके, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर देखें, ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जो होते हैं ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, और ये एक तरह से ज़रूरी होगा कि ये एक लॉन्गर टर्म नेचर की पॉलिसी हो, तकरीबन जिसकी ड्यूरेशन कोई कम अज़ कम 15 साल हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स डेवलप होने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो अगर मैं आपके साथ कुछ नंबर्स शेयर कर सकूं कि अगर जो पॉलिसी हम गवर्नमेंट के साथ मिल के बनवाना चाह रहे हैं, अगर वो हो जाती है तो तकरीबन आप अगले 2 से 3 साल में कोई $3 से $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स से। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत को होगा वो ये कि तकरीबन $1 बिलियन सालाना की नेट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की। $1 बिलियन की? जी बिल्कुल। कितनी मुद्दत में, कितने अरसे में? देखिए, अगर ये $3 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं तो अगले आप समझ लें कोई 3 से 5 साल बाद आप इस $1 बिलियन एनुअल अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स को एक्सपैंड करेंगी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो ग्रीन फील्ड होंगी। $1 बिलियन एनुअल से क्या मतलब है? $1 बिलियन हर साल? आप $1 बिलियन हर साल पाकिस्तान सेव करेगा। अच्छा, सो अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में, ये तो सेविंग हो गई ना? जी, अगर मतलब कि आप बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो अगर मैं 6 साल का टोटल कर लूं तो वो $6 बिलियन और आपका IMF प्रोग्राम बनते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सही, तो आप एक तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ $1 बिलियन। मैं नेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ फीड स्टॉक इंपोर्ट होगा और फिर वो प्रोसेस होके बनेगा। तो अगर मैं नेट नंबर लूं तो वो तकरीबन $1 बिलियन। इस पॉलिसी में आपकी एसोसिएशन जो इन्वेस्टर्स का यानी चैम्बर्स है आपका, जिसके प्रेसिडेंट हैं इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आप लोग क्या तवक्को करते हैं कि इस पॉलिसी में किस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, क्या करे गवर्नमेंट? क्या देखिए जी, इसमें और यही हमारा डायलॉग इस वक्त हुकूमत के साथ चल भी रहा है और बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा डायलॉग चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने भी काफ़ी इस चीज़ का उन्होंने एम्फसाइज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ भी हैविली इन्वॉल्व हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हुकूमत के साथ हम बात करें इसके ऊपर और कल डिलिब्रेट करें। हमने कुछ पॉलिसी ड्राफ्ट्स वगैरह बनाए हैं, वो प्रपोज किए हैं। इसमें टैरिफ प्रोटेक्शन भी है, कुछ इनकम टैक्स हॉलीडेज़ भी हैं, कुछ और जो कुछ भी मांगा जा रहा है इस पॉलिसी में वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डिमांड्स की जा रही हो जो कि मुल्क की इकॉनमी के लिए बुरी हो। और इसी वजह से ना सिर्फ OICCI बल्कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल,
पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, सब हम मिल के बात कर रहे एक हैं। चीज़ हैरानगी की है कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोलियम पॉलिसी बनी है उसकी इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करते हुए, और पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल का आपस में एक रिलेशनशिप है, तो जो पेट्रोलियम पॉलिसी बनी तो फिर पेट्रोकेमिकल क्यों ना बन सकी? देखिए कुछ इसका जो अगर आप समझें उसकी वजह पाकिस्तान की अपनी लोकल डिमांड भी है। इस वक्त अगर आप पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स देखें, चाहे वो पॉलीप्रोपिलीन हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, पेट हो, पीटीए हो, जितनी भी आप ये मिड स्ट्रीम प्रोडक्ट्स देखें, इनकी अपनी लोकल डिमांड अब इतनी हो गई है कि यहाँ पे वर्ल्ड स्केल प्लांट आके लग सकें। देखिए सब स्केल इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सब स्केल इंडस्ट्रियल प्लांट लगाएंगे तो फिर आप अपने जो एंड कस्टमर्स हैं उनको एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वर्ल्ड स्केल प्लांट होगा तो वो उसमें जो कॉस्ट एडवांटेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हैं वो आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की अपनी लोकल डिमांड अब इस लेवल पे पहुंच गई है इन प्रोडक्ट्स की कि ये बड़े प्लांट्स, वर्ल्ड स्केल प्लांट्स अब अकोमोडेट हो सकते हैं और फीजिबल हो सकते हैं। तो टाइमिंग ऑफ द पेट्रोकेमिकल सेक्टर ऑफ द पेट्रोकेमिकल पॉलिसी इज राइट बिकॉज द डिमांड इज एट दैट क्वेश्चन आ रहा है कि आपने लेवल्स बार-बार एम्फसाइज किया वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्केल, उस लेवल के, उस स्केल के लग सकते हैं। कहाँ से आप तवक्को करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी? किन कॉर्पोरेशन से, किन सेक्टर से, कहाँ से, किस दुनिया से कहाँ से आ सकती है? देखिए अगर आप इस वक्त कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स देखें पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, जो कल हमारे साथ शामिल भी हैं और हमारे चेंबर के मेंबर्स भी हैं, अगर आप लॉटे केमिकल्स को देखें तो वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, देव बीन ऑपरेटिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। फिर आप ज़रूर मिडल ईस्टर्न कंपनीज से इंटरेस्ट आ सकता है, अमेरिकन कंपनीज से आ सकता है, चाइनीज़ कंपनीज से आ सकता है। देखिए पाकिस्तान 220 मिलियन लोगों का मुल्क है और कंजम्पशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी, तो अगर हम सही पॉलिसी फ्रेमवर्क लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डिफरेंट जगहों से आएगा। सो आई थिंक अगर हम हुकूमत के साथ मिल के सही फ्रेमवर्क स्टैब्लिश कर दें तो इंटरेस्ट हमें मल्टीपल ज्योग्राफी से मिल सकता है। हम देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे, उसमें मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं, आई थिंक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ साउथ कोरियन एम्बेसडर भी बोल रहे हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस? देखिए साउथ कोरिया का एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए, और वो इसलिए भी क्योंकि अगर उनकी आप पेट्रोकेमिकल सेक्टर की डेवलपमेंट देखें, और साउथ कोरिया और पाकिस्तान में एक चीज़ जो कॉमन है कि फीड स्टॉक ना उनके पास था ना हमारे पास है। अच्छा, जिस फीड तरह स्टॉक से क्या मतलब? फीड स्टॉक से मतलब जैसे मिडल ईस्टर्न कंपनीज, जो मिडल ईस्ट के अंदर जैसे गैस भी है, नेचुरल गैस भी है, ऑयल भी है, तो वो फिर उनके लिए पेट्रोकेमिकल सेक्टर रॉ मटेरियल उनके पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया के पास भी नहीं था। तो 70 की समझे दिहाई में, 80 में और 90 में हुकूमत के साथ मिलके उनके जो प्राइवेट सेक्टर अदारे थे, सही पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो एक ऐसा मुल्क जिसने शुरुआत की थी, आप समझें 1 लाख टन के एथिलीन प्लांट से, जो कि एक बहुत ही छोटा प्लांट होता है, 2020 में साउथ कोरिया ने $27 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी एक्सपोर्ट करने की स्टेज पे आ सकेंगे? देखिए इसमें मोहित साहब डेफिनेटली होप है, बट इसमें तकरीबन कोई 10-1 साल ज़रूर लगेंगे। आप ये इसके अंदर जो मैं 2-3 बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले ये कि ईस्ट, कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ईस्ट ऑफ पाकिस्तान सारे मुल्क इस वक्त नेट इम्पोर्टर्स हैं और बड़े नेट इम्पोर्टर्स बनेंगे। और अगर कल को पाकिस्तान की ट्रेड इंडिया से खुल जाती है तो इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ नेट इम्पोर्टर। सो आपका अगर यहाँ पे सही कैपेसिटीज़ लगेंगी तो एक एक्सपोर्ट एडवांटेज होगा। चाइना इज़ अ मैसिव नेट इम्पोर्टर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज ईस्ट ऑफ पाकिस्तान आर नेट इम्पोर्टर्स। सो पहला आई थिंक स्टेप ये है कि हम अपनी लोकल डिमांड को केटर करने के लिए वर्ल्ड स्केल प्लांट्स लगाएं। बट ऑन द बैक ऑफ इट आई एम इंशाल्लाह ताला वेरी होपफुल कि अगर सही फ्रेमवर्क होगा तो इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। खत्म हो गया। गयास खान साहब प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल इस्लामाबाद में इस हवाले से पेट्रोकेमिकल की पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से डिस्कशन आपने देखी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।